हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इसके पहले हम 2011, 2012, 2013, 2014 और 2015 तक जो कि हम PYQS यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDP का कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा क्लास होगा वह होगा हमारा 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर CDP का, और क्लास नंबर कितना होगा, 6 होगा CDP में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तरों की तुलना करके उनका आकलन करता है। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। शिक्षक पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करता है। शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन का आकलन दूसरे के निष्पादन का तुलना में करता है। इसका जो आंसर होगा, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है, वह हो जाएगा शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता देना। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। यानी इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, यानी दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। मतलब पियाजे साहब जो हमारे हैं वो कहते हैं पहले थॉट यानी विचार आता है, और वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि पहले भाषा आता है। तो आंसर नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो। तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा। यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है। यानी पहला, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा। लिंग समरूपता, लड़की के लिंग की गलत पहचान, बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ। इसका जो आंसर होगा, सबसे सही जो आंसर होगा, यह कहीं ना कहीं लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध, यानी रूढ़िबद्धता मतलब एक ही तरफ ध्यान दे रही है, रूढ़िबद्धता को दर्शा रही है, स्टीरियोटाइप को दर्शा रही है। इसका आंसर हो जाएगा पहला।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से चलते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सके। आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। आकलन तब तक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता जब तक उससे भय और चिंता का संचार ना हो। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, क्योंकि जो इसमें दिया है आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक करे, मतलब पहला वाला ठीक करे। उसके बाद होगा आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक, मतलब तुलना हमें नहीं करना है। आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो ये जाएगा आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसमें भय, मतलब भय और चिंता होना ही नहीं चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी चौथा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में घर, माता पिता और देखभाल करने वाले के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति की जा सके, यानी जो बच्चे दिक्कत है, उनमें डिसेबिलिटी है, उन्हें पूर्ति किया जा सके उनकी आवश्यकताओं को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। समूह में व्यक्ति भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेगा। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। पहला ऑप्शन हो गया जो सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो इसको मिलान करते हैं 8वें का। तो इसमें जो होगा आंसर अगर देखें तो हो जाएगा हमारा ए का हो जाएगा 5वां, ए का हमारा हो जाएगा 5वां। उसके बाद जो होगा हमारा दूसरा बी का हो जाएगा दूसरा, यानी सिर से पैर, सिर पदाभिमुख, सिर से पैर का दिशा, पैर का दिशा क्रम। तो इसका हो जाएगा दूसरा। पहले का हो जाएगा तीसरा, मतलब सी का हो जाएगा पहला। सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। सी का पहला हो जाएगा। डी का क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। डी का क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। यही हमारा आंसर, यानी आंसर नंबर दूसरा हमारा हो जाएगा। समीपस्थ दूराभिमुख दिशा, यानी सरल से जटिल की ओर हो जाएगा। जिसे मान लीजिए सरल से जटिल की ओर पहला का दूसरा
हो जाएगा, पहला का दूसरा हो जाएगा, और बी का जो हमारा है वह हो जाएगा दूसरा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रियाएं हैं। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संज्ञान और संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। संवेग और संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दूसरा विकल्प। क्या हो जाएगा? दूसरा। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें समस्याओं की स्वीकार्यता बढ़े। कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समस्याओं की स्वीकार्यता बढ़े। इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन पे 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है, मतलब डिफरेंशिएटिंग को संबोधित करती है। विभिन्नताओं को स्वीकार करके उसे महत्व देकर बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके मानक निर्देशन देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके नीचे दिए गए के आधार पर सही उत्तर दीजिए। तो मानक हम बच्चों को नहीं दे सकते, मानक हम बच्चे को नहीं दे सकते, इसलिए हमारा जो होगा पहला सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, यानी हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। डी, मानक हम मतलब स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते बच्चों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कोई शिक्षिका अपने कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, यानी जो देखने पे जिसको समस्या है वही। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ति पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रहने के अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसमें विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि इनमें कोई योग्यता नहीं होती, मतलब इनमें कोई योग्यता नहीं, गलत है।
विद्यार्थियों विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उनमें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार से लेना देना नहीं है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक है। आंसर नंबर सी होगा, तभी हम पढ़ लेते हैं जी। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। गलत है, आंसर नंबर सी हो जाएगा हमारा, जो कि सी हो जाएगा। विद्यार्थियों में असफल होते हैं क्योंकि उनमें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं। हाँ, मतलब सी हो जाएगा, बी और सी। ये गलत है, बी और सी हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं है, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। इसलिए तीसरा आंसर होगा। चौथा देख लेते हैं। संभव नहीं है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। तो इसका होगा तीसरा ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। तो इसमें देखते हैं, अधिगम निष्क्रिय सरल, अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय और सरल है नहीं। अधिगम सक्रिय और सामाजिक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। क्या है? सक्रिय और सामाजिक है। तो ये गलत हो गया, आंसर नंबर दूसरा हो जाएगा इसका। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थियों बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, यानी विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अन्वेषण करें। छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में आसानी हो। विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। इसका जो सबसे बढ़िया आंसर होगा वह हो जाएगा हमारा पहला। ये सब गलत हो जाएगा, ये सब गलत है। पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो विद्यार्थियों को उसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो प्रत्यास्मरण रटना और समझना। रटना नहीं है ना, हमें प्रत्यास्मरण करना है। बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्तरीकृत कार्यपत्रक, मतलब बहुविकल्पीय वाले, ये नहीं होगा। ड्रिल और अभ्यास, ज़्यादा हमें अभ्यास और ड्रिल नहीं करना है। पूछना, तर्क करना और निर्णय कर लेना, यानी कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग पे बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए चौथा हमारा आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 19 कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भौतिक अवधारणा को जानना शिक्षक के किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता? शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि इसमें उसका कार्यभार बढ़ाता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, यानी ये भी नहीं होगा। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना,
बनाने में सहायक, यानी तीसरा ऑप्शन होगा। तभी चौथा पढ़ेंगे, शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट, मतलब रुकावट में नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी की उत्प्रेरणा, हाँ जी करती हैं। शिक्षार्थी की परिपक्वता, हाँ जी करते हैं। शिक्षण युक्तियाँ, हाँ जी होता है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य होता है, ए बी। तो ए बी सी डी, यानी हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सभी सही आंसर है इसमें। सार्थक अधिगम है, वयस्कों और अधिगम सक्षम साथियों का अनुकरण नहीं। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा सहचर, ये भी नहीं। दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण नहीं। निजी अनुभव से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण, क्या होगा? एक्टिव कंस्ट्रक्शन, यानी 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो हमें निगेटिव वाला देखना है, क्या नहीं है इस क्वेश्चन में, मतलब क्या गलत है। विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं, यानी ये सही है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, मतलब ये नहीं है, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, ये सही है। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देखें और सुधार करें, ये भी सही है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वह गलत पूछा था, इसलिए दूसरा ऑप्शन होगा, क्योंकि दूसरा भी ऑप्शन गलत है और क्वेश्चन भी गलत पूछा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी हमें गलत सेलेक्ट करना है। विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन क्रिया से होता है, ये सही है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, ये भी सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरण से गुजरता है, फिर भी बच्चे में व्यक्तिगतता बहुत होती है, सही है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है, यानी यही गलत है। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया जिससे ठीक मापन हो सकता है, मतलब विकास को हम ठीक से एकदम नहीं माप सकते विकास को कि इतना ही होगा। तो क्वेश्चन में गलत पूछा है, तो इसलिए ये भी गलत वाला ऑप्शन हो जाएगा। बाकी 3 ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन ही गलत पूछा था, इसलिए गलत वाला ऑप्शन 4 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्क्रियों के रूप में हो सकता है। तो वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्क्रियों के रूप में हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। चुनौतियां, सीमाएं तथा विशिष्ट अनुक्रिया का परिणाम विकास के मार्गों और निष्क्रियों के रूप में हो सकता है, नहीं। स्थिरता, परिवर्तन, नहीं। खोज, पोषण, नहीं। पहला ही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। 25वां, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इसमें क्या सत्य है? सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, या गलत हो जाएगा। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, हाँ जी कारक है। सामाजिकरण से विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका नहीं होती है, नहीं होती है भूमिका बहुत। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है, नहीं। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारण नहीं है, परिवार सबसे पहला मुख्य कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे चलते हैं।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें कौन सा कथन सही है ये हमें सिलेक्ट करना है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए, नहीं 4 दिए थे, 4 चरण इन्होंने दिए थे, ये गलत हो गया। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। पियाजे साहब जो कहते हैं वह कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, जो उनका चरण है, स्टेज है, वह कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है। किस चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। चरण स्थिर इसमें नहीं माने हैं क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस माने। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, नहीं क्रम नहीं बदला जा सकता, तो इसलिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से चलते हैं। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। मतलब जो कुछ गुणधर्म पियाजे साहब का जो बताए हैं रहते हैं, वह आकृतियां चाहे बदल जाए, गुणधर्म लेकिन वही रहते हैं, सही है। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब नहीं बताएं पियाजे साहब। परिकल्पना पर विविध परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है, सही निष्कर्ष नहीं पहुंचा जा सकता है। परिकल्पना पर दूसरे के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, नहीं, पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 27 का। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें मिलान वाला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें थोड़ा देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। तो इसमें हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार मिलान कीजिए। तो ए का हमारा क्या हो जाएगा? संगीतात्मक, मतलब ए का हमारा क्या हो जाएगा? ए का हमारा क्या हो जाएगा? संगीतात्मक यानी वायलिन, मतलब संगीत हमारा क्या हो जाएगा? वायलिन हो जाएगा। संगीत से हम क्या बताते हैं? वायलिन जो गिटार होता है वही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो होगा वह हो जाएगा बी वाला जो ऑप्शन होगा, माने भाषिक, भाषा, मतलब भाषा में किससे आते हैं? कवि लोग आते हैं। भाषा में किससे लोग आते हैं? कवि लोग आते हैं। उसके बाद अंतःवैयक्तिक, मतलब अंतःवैयक्तिक में कौन आते हैं? इंटरपर्सनल स्किल, मतलब दूसरों के मनोभाव को समझना, चिकित्सक आ जाएंगे। उसके बाद कौन आ जाएंगे? 5वां का स्थानिक जो हमारे घर वर डिजाइन करते हैं वो सब यानी मूर्तिकार आ जाएंगे, जो मूर्ति बनाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा ए का कैसा होगा? चौथा हो जाएगा। बी का दूसरा, यानी ए का चौथा, बी का दूसरा और सी का पहला और डी का 5वां, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, सही बात है। वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें नहीं लिखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है, नहीं, भाषिक विकास में संस्कृत की भूमिका ज़्यादा होती है, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि कम यहाँ लिखा है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा वह पहला हो जाएगा। भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है।
क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलते हैं। लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुंचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया नहीं। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया है। नहीं, कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा। मतलब कोहलबर्ग जो साहब थे वह सिर्फ पुरुष पर यानी हिंज पर ही अपना एक्सपेरिमेंट कर डाला, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर क्लास को अच्छा लगे तो हमारे सुपर एडवांस एसटीडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है यानी सुपर एडवांस एसटीडी का जो हमारा टेलीग्राम चैनल पब्लिक वाला है उस पर जाएंगे टेलीग्राम को, वहाँ सर्च करिएगा सुपर एडवांस एसटीडी, तो वहाँ पर एक आ जाएगा चैनल, तो उसको फॉलो करिए। और जितने भी क्लास अभी तक हुई है 2011 से आज 2016 तक के सभी वहाँ पे पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं। जैसे मान लीजिए आप क्लास करें उसके बाद पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए उसको बढ़िया से। तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा इसमें सुपर एडवांस एसटीडी, और फेसबुक पेज जो कि बन गया है उसमें आप वीडियो को जो है पोस्ट लाइव डिस्कशन यानी जो हमारा शॉर्ट वीडियो बनता है उसको देखिए। इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।